हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की। जैसा कि हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग नवा प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021, 22, 20 और 16, 17 इन 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए मैं सारे वही क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद काम को छोड़ देते हैं तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिनों में कर लिया जाएगा। देखो, उसने ए और बी और सी की क्षमताओं का अनुपात क्या दिया है क्वेश्चन में। ए, बी और सी की क्षमताओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:5:8 ये दिया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि वे इस काम को 15 दिनों में, जब ये तीनों लोग काम करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, तो वो तीनों 15 दिनों में काम करेंगे। तीनों मिलके 3, 5, 8, 9, 16 की क्षमता से काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 16, 5, 80, 16 और 8, 24, 240 हमारा क्या आ गया, हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि ए और बी 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद वो काम को छोड़ देते हैं, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी जो 12 दिन काम करेंगे कितनी क्षमता से करेंगे, 5, 3, 8 की क्षमता से, तो 12, 8, 96, तो कितना काम करेंगे जाके, 96 काम करेंगे जाके, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शेष काम निकाल लेंगे, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष कार्य जो होगा जाके, अगर हम लोग 240 में से 96 को घटाएंगे, ठीक, तो शेष कार्य कितना आ जाएगा, 144 बचेगा। अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी अकेले इस शेष काम को 8 की क्षमता से करेगा, तो 8 × 8 = 88, 64, ठीक है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में कर देगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो कह रहे कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहे कि एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने का देखो एक मतलब अगर हम लोग बेसिक मेथड देखें तो ये होता है कि देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 200 पेन बेचता है, तो वो 200 पेन जब बेचेगा तो मान लो कि एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 200 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो जब वो 200 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम लोग 200 पेन का जब कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ठीक, तो उसको 40 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होगा जाके, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40 पेनों को सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, ठीक। तो वो 200 पेन ही तो सेल करेगा और 200 पेन ही तो उसने कॉस्ट मतलब कि खरीदे होंगे ना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो जब ये हमारा मान लो कि ये कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जाके 200 सीपी और सेलिंग प्राइस इतना आएगा, 40 इधर आ जाएगा, 200 में घट जाएगा तो 160 सीपी हो जाएगा, ठीक, 160 एसपी हो जाएगा यहाँ पे ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का एक जीरो कट जाएगा, 5, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो सीपी और एसपी के यहाँ से रिलेशन कितना आ गया जाके 4/5 आ गया, ठीक।
मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 1 है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। और ये 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। ठीक, तो उसको प्रॉफिट की परसेंटेज कितना हो गया जाके? 1/4 मतलब 25%। तो ये क्या हो गया जाके? उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया जाके। ठीक है, देखो ये तो हो गया जाके एक बेसिक तरीका। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे जाके? जो एग्जाम में करने का जो स्मार्ट अप्रोच होती है वो क्या होगी जाके? देखो हम लोग क्या कर लेंगे कि माना लेट, ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो हम लोग मान लेंगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सॉरी ईच पेन, हम लोग ये मान लेंगे कि प्रत्येक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1 रुपये हमने मान लिया। मान लिया कि प्रत्येक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये है। तो 200 पेनों का जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? वो 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? जब उसको 40 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 40 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40, तो उसको प्रॉफिट 40 का होगा। अगर सेलिंग प्राइस 200 है, प्रॉफिट उसको 40 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा ना, 160 रुपये। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं कि उसको प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो 40/160। ठीक, और 0 काट दें, 4 चौको 16, तो 1/4, 1/4 किसका मान होता है? 25% का होता है। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने मान लिया कि प्रत्येक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये है। ठीक, तो 200 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। अब उसको प्रॉफिट कितना हो? उसको प्रॉफिट 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 40 रुपये। अब उसका जब सेलिंग प्राइस 200 है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट उसका 40 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 160 रुपये होगा। और हम लोग प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। ठीक, तो इससे हमारा प्रॉफिट कितना आ गया जाके? 25%। तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे कि मतलब अगर यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो हम लोग यहाँ पर मानते जाके प्रत्येक पेन का जो कॉस्ट प्राइस हम लोग 1 रुपये मानते हैं। ठीक है, जब उसने कहा है सेलिंग प्राइस, तो हमने प्रत्येक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मानना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपी सीबीटी फर्स्ट 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा एडवांस का है। ठीक है, और एडवांस के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, तो उनके हम लोग कॉन्सेप्ट कर लिया करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहे, सॉरी तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समलंब की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई 18 सेंटीमीटर और मतलब एक युग्म की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और इन दोनों पक्षों के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी मतलब कि दो भुजाएं क्या हों? समांतर हों। ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, मान लो कि ABCD ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं क्या होती है? ये समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, और ये इनके बीच की क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। ये क्या होती है? लंबवत दूरी। देखो ये लंबवत दूरी इधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी क्या होती है? मतलब इन दोनों भुजाओं की, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी होती है। ठीक, या हम लोग कह सकते हैं उसकी ऊंचाई होती है समलंब चतुर्भुज की। ठीक है, अब मान लो ये भुजा A है और ये भुजा B है। ठीक, तो जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट। हाइट का मतलब होता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, या हिंदी में हम लोग कह सकते हैं इसको दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, और इंटू दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, मतलब कि A+B। ठीक, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A+B इंटू H। ये क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब उसने बोला है कि एक भुजा कितनी है? 18 है, और एक भुजा कितनी है? 15 है। ठीक है, A बराबर 18, B बराबर 15 है, और H बराबर कितना दिया है? उसकी ऊंचाई उसने दे दी है कि 12 सेंटीमीटर लंबवत दूरी है। H बराबर 12 दिया है। ठीक, तो हम लोग 1/2 A+B 18 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33
इंटू एच कितना है 12, 2 छंग 12, ठीक है, 36 18 क्या 8, 36 18 19, तो 198, ठीक है ना, 198 क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखना जाके, समलंब चतुर्भुज का एरिया का ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। ठीक है, मतलब कि तय करने का निर्णय करता है। तो कह रहा है कि रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है। देखो टोटल दूरी कितनी है 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब जब वो 25% पैदल चलेगा, ठीक है, 25% तो वो पैदल चल रहा है, ठीक है, और 30% वो कैसे चल रहा है, 30% वो चल रहा है बस से और 15% चल रहा है वो रेलगाड़ी से। तो टोटल दूरी कितनी तो चल चुका है। ठीक, ये 40-70% वो दूरी तय कर चुका है। ठीक, अब शेष दूरी जो बचेगी 30%, जो शेष दूरी, क्योंकि हर दूरी अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ से जो शेष बचा जाके, शेष जो दूरी बची जाके 30%, ठीक है, वही तो अब चलेगा ना हवाई जहाज से। हवाई जहाज से यही तो दूरी वो तय करेगा ना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो हवाई जहाज मतलब टोटल दूरी कितनी है 1200, तो 1200 का हम लोग 30% निकाल लेंगे, 3/10। 30% मतलब होता है 3/10, 0 0 कट गया, 12 3 36 और 0, तो 360 किलोमीटर क्या आ जाएगा जाके हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी मतलब कि 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है एडवांस में, और एडवांस के क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो उसके हम लोग कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ेंगे जाके। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे देखो अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे कि कह रहा है कि यदि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 322 दिया है। ठीक है, और हमसे उसने वैल्यू किसकी पूछी है, उसने हमसे वैल्यू पूछी है कि x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जैसे कभी भी अगर आपको, ठीक है, मान लो कि उसने x + 1/x दे दिया बराबर k दे दिया। ठीक है, एक घात में दे दिया आपसे, अगर दो घात में पूछे x² + 1/x²। ठीक, तो आप क्या करेंगे k का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। ठीक, तो ये होता है इसका आंसर। अगर आपको एक घात से हम लोग उसकी डबल घात में जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद उसमें से 2 घटा देना है। अब यहीं से हमसे मान लो कि ये पूछ दे कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले का स्क्वायर मतलब जो हमने अभी आगे निकाला था, ये मान लो t है, तो हम लोग अब t का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे। अब हमको मान लो इसकी और डबल पावर में जाना है, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2, इसको हमने u मान लिया, तो u का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, ये तो हमारा हो गया जाके कि जब हमसे कहता है x + 1/x से उसकी डबल पावर में जाने को। ठीक है, अगर मान लो वो ये बोल दे कि x - 1/x बराबर k। ठीक है, अब देखो उसने माइनस में दे दिया हमको, स्क्वायर डबल में जाने x² + 1/x² में जाने को बोल दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका k का स्क्वायर करेंगे, लेकिन अब की हम लोग क्या करेंगे प्लस का 2। अगर हम लोग प्लस से प्लस में जाएंगे तो हम लोग -2 करते हैं, और जब माइनस से प्लस में जाएंगे तो हम लोग प्लस का 2 करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना जाके, बाकी इसके बाद इससे फिर से वैसे ही सीरीज चलने लगेगी। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग याद रखना कि अगर आपसे कभी भी ये कह दे कि मान लो x + x² + 1/x² दिया है बराबर k दिया है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कम घात से ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अगर हमको ऊपर से नीचे आने को बोल दे, मतलब कि जैसे x² + 1/x² बराबर k दे दिया, अब हमको नीचे मतलब कि x + 1/x में आने को बोल दे, तो क्या करेंगे,
तब हमको क्या लेना है कि प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। के में अगर हमको प्लस में आना है तो प्लस का 2 करना है, उसका वर्गमूल ले लेना है, ठीक है। और अगर हमको मान लो यहाँ से माइनस में आना है, अगर हमको माइनस में आना है तो इसका मान होता है प्लस माइनस, हम लोग के में 2 माइनस करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग ये याद रखना, जैसे आपसे वो ये कह दे, जैसे कि आपको उसने x प्लस 1/x बराबर के दे दिया, ठीक है। अगर आपको 3 घात में आने को s³ प्लस 1/x³ में आने को बोल दिए, देखो जब हम लोग x³ प्लस में आएंगे तो हमको x प्लस वाला ही मतलब कि फॉर्मेट बना होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे हम लोग x माइनस 1/x से हम लोग x³ प्लस 1/x³ नहीं आ सकते। अगर हमको प्लस में आना है तो ऊपर प्लस का ही फॉर्मेट बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, k का क्यूब करेंगे माइनस का 3k, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। अगर हमको मान लो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो इसके लिए फॉर्मेट हमारे पास x माइनस 1/x का ही रूप होना चाहिए। मतलब अगर हमको x माइनस 1/x का मान के दिया माइनस है, तभी हम लोग इसके माइनस में आ सकते हैं। मतलब कि k का क्यूब प्लस का 3k। हम लोग जब माइनस वाले में चलते तो यहाँ प्लस 3 करते हैं, जब प्लस वाले में प्लस आते हैं तो हम लोग यहाँ माइनस 3k करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए जाके। और 2 और याद रखना, जैसे अगर आपसे कभी मान लो x माइनस 1/x का मान दे दे, ठीक है, मान लो पूछे, ठीक है, और x प्लस 1/x का मान दिया तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से 4 घटा देंगे, ठीक। एक इसी का उल्टा होता है कि अगर x प्लस 1/x आपसे पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हमको x माइनस 1/x दिया होगा तो उसका स्क्वायर करके उसमें से प्लस 4 जोड़ देंगे, ठीक। तो 2 फॉर्मेट ये बनते हैं, ठीक है ना। और एक ये बनता है और ये बनते हैं। ये सारे हमने आप लोग अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी होती है वो सारी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो जैसे ये हमसे सवाल पूछ रहा था ये, ठीक है ना, उसने सवाल में हमको क्या दिया था कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर उसने हमको 322 दिया था। और उसने हमसे पूछी वैल्यू किसकी थी, x³ माइनस 1/x³ इसकी। तो हमने बोला है कि जब हमको ये फॉर्मेट चाहिए तो हमको इसके लिए पहले x माइनस 1/x होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास x माइनस 1/x नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने ये कहा कि पहले हम लोग यहाँ से 2 पावर में आएंगे, किस में आएंगे, 2 पावर में। अगर हमको x² प्लस 1/x² में मतलब 2 पावर कम में आना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लो हमको ये, अगर हमको मान लो माइनस मतलब प्लस कम में आना है, पहले हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, तो हमको प्लस का 2 करना है। अगर हमको यहाँ पे प्लस में आना है तो इसी का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे इसमें 2 जोड़ के, तो 324 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ता है, इसमें 2 जोड़ के इसका वर्गमूल लेंगे तो मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कहाँ पे, अगर हमको माइनस में आना है x माइनस 1/x में आ जाएंगे, क्या करके, ये जो हमको जब प्लस से माइनस में आना है नीचे तो हम लोग 2 घटा के उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 18 में 2 घटाएंगे, 18 माइनस 2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे उसने पूछा था x³ माइनस 1/x³, तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके x, जब हमको x माइनस 1/x बराबर k हो तो x³ माइनस 1/x³ उसका क्यूब करते उसमें 3 गुना जोड़ देते हैं। तो अगर हमको यहाँ से मान लो x³, ठीक है ना, x³ माइनस 1/x³ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, ठीक है, और उसमें से हम लोग इसका 3 गुना घटा देंगे, इसका हो जाएगा 64, 4 का क्यूब, सॉरी माइनस में आना तो हम लोग प्लस कर देंगे, 64 और प्लस का 12 तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन में तो बस हमको इतना ही करना, तो ये हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ऐसे हम लोग करेंगे, जब भी कोई एडवांस का कोई क्वेश्चन आया करेगा तो उसमें हम लोग एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट जो भी 2, 4, 5, 6 बनते हैं वो कर लिया करेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी CBT फर्स्ट 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने
अगले क्वेश्चन की। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैंने आप लोग प्रॉपर्टी बता दी है और इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसने दिया कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया, 12 दिया है, वो आपसे पूछ रहा है, और उसने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 50 दिया है, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 1/x⁴ उसने आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो x की पावर 4 माइनस 1/x⁴ उसने पूछा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a² माइनस b² का होल स्क्वायर बना के। जैसे हम इसको ये बना सकते हैं ना कि x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। फिर हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं ना, x² माइनस 1/x² और प्लस x² प्लस 1/x², ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमको 50 दी है ना, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है, 50 दी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसका स्क्वायर मतलब x² प्लस 1/x² का मान अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, ठीक, हम लोग इसका मान यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे इस कम घात से हमको मतलब कि ज़्यादा जानना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और माइनस 2, तो 144 माइनस 2 ये कितना आ गया, 142, तो इंटू में 142 कर देना है, ठीक है। तो बस इसको गुणा कर दो, 0 5 दूनी 10 का 0 और 5 चौके 20, ठीक है, 1 21 और 5 1 5 2 7, 7100 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट विलंब से पहुंचती है, ठीक है। तो घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि जब ललिता मान लो वो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और फिर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, तो वो टाइम से पहुंचती है। लेकिन जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो उसको 5 मिनट का विलंब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से चालों का रेशियो निकाल लेंगे, अगर हम लोग यहाँ से चालों का रेशियो निकालें, मतलब कि S1 रेशियो S2 निकालें, ठीक है ना, 60 रेशियो 45, क्योंकि दूरी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 20 से 20 3 60 और 15 चौको 60 और 15 3 45, तो चालों का अनुपात कितना आ गया जाके, 4:3 आ गया, ठीक है। देखो जब दूरी कांस्टेंट है तो जो समयों का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लोग समयों का अनुपात कितना निकाल लेंगे जाके, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। पहले उसको 3 टाइम लगता था, अब उसको 4 टाइम लग रहा है, मतलब कि उसको 1 टाइम ज़्यादा लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या करें कि उसको 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी है, 5 मिनट दी है, ठीक है। ऐसे हमसे उसने पूछी है दूरी, तो हम लोग यहाँ से टाइम मान लो हम लोग 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो ये 3 जो रेशियो 15-45 की चाल का है ना, ये 45 चाल से है, ये 60 से है, ठीक। अगर हमको दूरी निकालनी, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड उसकी हमने मान लो, जब ये वाला समय ले रहे हैं तो ये वाली चाल लेनी पड़ेगी ना, ये 45 थी चाल, तो 45 इंटू टाइम कितना है, 20 मिनट, इसको हम लोग घंटे में चेंज करके ये टाइम लेंगे जाके, ठीक। 4 की वैल्यू 20 मिनट, घंटे में चेंज करके 60 से भाग कर देंगे, घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक। एक दूरी किलोमीटर में पूछी है, तो 20 3 60, 3 से काटा 15, ठीक। तो दूरी कितनी आ गई जाके, 15 किलोमीटर आ गई जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः 27.5 और 28.5 है,
कह रहे हैं कि अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए दशमलव के 2 स्थानों तक सही माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो एक फार्मूला होता है बहुलक माध्यिका और माध्य में कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये संबंध होता है। हमसे उसने क्या पूछा है, माध्यिका पूछी है, और हमको बहुलक कितना दिया है, बहुलक उसने दिया है कि 27.5 और 3 हमको माध्यिका निकालनी है। ठीक है ना। और 2 माध्य, अब हमको यहाँ से अगर हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, बहुलक माइनस 2 माध्य, मतलब बहुलक कितना दिया 27.5 माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है, माध्य हमारा 28.5 है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, 28 दूनी 56 और 1 57, ये 57 घट जाएगा। ठीक, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 3 आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 84.5 आ जाएगा बटे 3। ठीक, अब हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, देखो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 24, 3 एकम 3 और 2 बचेगा भी, मतलब 6 करके कुछ आएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो 28.17 करके हमारा आंसर मिल रहा है, क्योंकि हम लोग इसको 6 को ये रिपीट होता रहेगा तो इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुलक माध्यिका माध्य ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग एक रिलेशन याद रखना। ठीक है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु 44 की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। ठीक है, कह रहे 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं कि जेड की वर्तमान आयु कितनी है। उसने क्या पूछा है कि जेड की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, उसने क्वेश्चन में क्या पूछी है, जेड की वर्तमान आयु पूछी है। देखो अगर हम लोग एक्स और एक्स वाई जेड की अगर वर्तमान आयु निकाले तो कितनी हो जाएगी, देखो औसत आयु 44 है तो 44 × 3 करेंगे। ठीक, तो एक्स वाई जेड की जो वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा जाके 132 आ जाएगा, 44 × 132। अब उसमें से अगर हम लोग एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग निकाल लें, ठीक, तो एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पहले उनकी एक्स और वाई की औसत आयु कितनी थी, 38 थी। ठीक है ना, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा, 8 वर्ष 2 लोगों का थी ना, तो 8 दूनी 16, 38 दूनी 76 हो जाएगी 8 वर्ष पहले। तो 8 हट करके 2 बार 16 जुड़ जाएगा क्योंकि वर्तमान निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इनकी आयु कितनी आ जाएगी वर्तमान आयु, इसको जोड़ेंगे 92 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु 132 है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु 92 है। तो अगर यहाँ से हम लोग घटा दें इसको तो जेड की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 132 में 92 घटाएंगे तो 40 वर्ष आ जाएगी। 40 वर्ष क्या होगी, जेड की वर्तमान आयु होगी जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी होती है। तो कह रहा है सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। देखो अब जब एक बार उसने प्राइस में उसने वृद्धि कितनी दी है, 25% की वृद्धि होती है, तो कह रहा है कि जो मतलब बिक्री पर 15% की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ए बी रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100। ठीक है, तो देखो जब हम लोग अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग प्लस लेते हैं, अगर कमी हो रही है तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो हम लोग जब 25 माइनस 15 माइनस 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आ जाएगा, 25 × 15/100। तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा जाके 10। ठीक, 10 बचेगा माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग जब गुणा करेंगे 25 15 गुणा ये 375 आ जाएगा, और 0.2 के बाद 0 लगा देंगे
तो 3.75 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग 3.75 को इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा जाके 6.25%। प्लस में है तो मतलब कि वृद्धि होगी जाके। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। अगर माइनस आंसर आता है तो कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 रुपये और 4 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो, मान लिया कि वो धनराशि पी थी। ठीक है ना, वो धनराशि क्या थी, पी थी। अब वो पी से 3 वर्षों में कितनी हो गई जाके, पी से वो 625 हो गई। ठीक है, और वो कह रहा है कि पी से वो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में 675 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम, यहाँ क्या समय, यहाँ 1 साल का गैप आ रहा है ना, यहाँ पे क्या गैप आ रहा है, यहाँ पे 1 साल का गैप आ रहा है। ठीक है ना, तो जब 1 साल का गैप आता है तो हम लोग क्या लेंगे उसका, या हम लोग क्या ले लेंगे, इसका अनुपात ले लेंगे। तो जब हम लोग 625 और 675 को काटेंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 25:27। ठीक, अगर यहाँ पे 2 साल की बात गैप होता जाके तो हम लोग उसका फिर से वर्गमूल अनुपात का ले लेते। 3 साल की बात होती तो हम लोग उसका घनमूल ले लेते। ठीक है, लेकिन 1 साल की बात है तो बस हम लोग अब कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वर्गमूल घनमूल लेके 1 साल पर ही पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखो 25 रुपये राशि थी, अब कितनी हो गई 1 साल बाद, 27 हो गई। तो कहने का मतलब है कि उसको 2 रुपये का क्या हुआ जाके ब्याज मिला। ठीक है ना, वृद्धि हो गई। और ये 2 रुपये का अगर हमको रेट निकालनी है, 2 रुपये का ब्याज मिला कितने पे, 25 पर। ठीक, तो 1/25 कितने मान होता है, 4% का। 2/25 कितना हो जाएगा, 4%, सॉरी 1/25 4%, 2/25 हो जाएगा 8%। तो रेट कितनी आ गई जाके, 8% आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि साइन एक्स बराबर 4/5 है तो सेक एक्स प्लस tan एक्स का मान। देखो, एक चीज याद रखना जाके, कुछ जैसे उसने ये बोला है कि अगर एक हमारा ट्रिपलेट होता है जाके, ठीक है ना, एक चीज याद रखना, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है ना, मान लो कि ये ABC कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब उसने बोला है कि साइन एक्स, देखो साइन एक्स बराबर कितना होता है, साइन एक्स बराबर दिया 4/5। ठीक है, तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, अगर हम ये कोण यहाँ पे मान ले एक्स दिया है कुछ, ठीक है, तो ये वाला फिर लंब हो जाता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो और बाकी ये एक आधार हो जाएगा। जो कोण लेंगे, कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। फिर जो तीसरा होता है वो हमारा बेस होता है, आधार होता है। ठीक, आधार लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो लंब बटे कर्ण होता है तो मतलब ये 4 है और ये 5 है। ठीक, एक त्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का। ठीक, क्या होता है 3 4 5 का एक त्रिपलेट होता है। तो अगर ये 4 ये 5 है तो आधार बेस कितना होगा, आधार होगा जाके 3 होगा। ठीक है, और उसने आपसे मान किसका पूछा है, उसने सेक एक्स प्लस tan एक्स का मान पूछा है। ठीक है ना, तो कुछ समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो फार्मूले आप लोग याद रखना है। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स बराबर याद रखना कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और tan एक्स बराबर याद रखना, ठीक, आधार बटे लंब होता है, और cos एक्स बराबर याद रखना कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, ये 3 याद रखना। अब हम लोग इन्हीं के 3 उल्टा कर देंगे। अगर हमसे कॉजेक पूछ लेगा, इसी का उल्टा होता है, कॉजेक एक्स बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग कॉट एक्स निकालेंगे इसी का उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ पे देखो होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan, और कॉट होता है आधार बटे लंब। ठीक, और सेक जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो ये कुछ
समकोण त्रिभुज में मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। ऐसे हमसे sec x प्लस tan x का मान पूछा है, तो sec x का मतलब कितना होता है, ठीक, sec x बराबर कितना है, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, तो कड़ हमारा कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है। ऐसे ही tan x क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 4 है, और बटे आधार कितना है 1 3 है। तो ये कितना आ जाएगा जाके 3 एलसीएम हो जाएगा 9, 9 बटे 3 काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो याद रखना कि जब भी कोई ट्रेन, किसी रेलगाड़ी, किसी व्यक्ति या कोई बिंदुवत वस्तु होती है उसको जब पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो स्वयं ट्रेन की लंबाई ही होती है, ठीक। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब ट्रेन किसको पार कर रही है, किसी खंभे को पार कर रही है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई ही तो होगी जाके ना, ट्रेन की लंबाई ही होगी। स्पीड कितने 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो वो कितने टाइम कितना ले रही है 18 सेकंड लेती है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। जब वो खंभे को पार करें 18 कट गया जाके 9 अपना 45, 405 मीटर, ठीक है ना, सॉरी 450 मीटर क्या आ गई जाके, ये ट्रेन की लंबाई आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। अब ये जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई होगी। जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है जाके वो क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई, बराबर में स्पीड उसकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा करेंगे। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, अब उसको टाइम 65 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 18 पचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग 25 और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 25 पचे 125 का 5, ठीक, 125 के 5 आ जाएंगे, कितना हासिल बचेगा जाके 12, 25 छक्का 150, 12 162। अगर हम लोग जो 1625 में से अगर हमको मान लो यहाँ निकालनी है प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, तो अभी हम ट्रेन की लंबाई इसमें से घटा देंगे ना, कितनी है 450 है। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1175 मीटर क्या आ जाएगी, प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1175 मीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है, यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे। देखो मान लिया कि उस दल में जो पुरुष थे वो मान लिया हमने मूलतः X पुरुष शामिल थे, ठीक है ना। तो जब वो X पुरुष किसी काम को पहले वो 70 दिन में करते थे, ठीक। अब क्या हुआ, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 बराबर में M2 D2 होता है, ठीक है। मान लिया कि पहले जो पुरुष थे वो कितने थे X थे, तो काम को 70 दिन में कर रहे थे, ठीक है। अब उतने ही काम को अगर मान लो कि X में 10 और ऐड कर दिया जाए तो अब पुरुष कितने हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन में X + 10 पुरुष हो जाएंगे। अब वो काम को 10 दिन पहले समाप्त कर देते हैं, मतलब पहले 70 दिन में कर रहे थे अब 60 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि मूलतः कितने पुरुष थे, मतलब X का मान बताना है, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल होगा, ये देखो यहाँ 7x आ जाएगा, 6x का गुणा करेंगे तो उधर घट जाएगा तो x आ जाएगा, तो x बराबर 6×60। तो मूलतः कितने पुरुष थे 60 पुरुष थे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ रहा है अभी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 कामा 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। देखो एक चीज याद रखना कि अगर आपसे कभी बोल दे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कह रहे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या बच रहा है, 5, 10, 15 बचता है। ठीक है, तो देखो वो जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा होती है, मान लिया, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, मान लिया कि कोई 3 संख्याएं हैं, मतलब x, y, z, आपसे पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिससे x, y, z को, मतलब कि जिसको x, y, z से विभाजित करने पर, ठीक है ना, प्रत्येक कंडीशन में जो शेषफल बचे वो क्या बचे जाके a, b, c बचता है। ठीक, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो हमेशा होती है HCF ऑफ, ठीक है ना, HCF ऑफ, हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, HCF ऑफ किसका, x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। ठीक, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन उसने बोला है, यहाँ हम लोग जो HCF निकालेंगे किसका निकालेंगे, 155 माइनस 5, 260 माइनस 10, 315 माइनस का 15, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि 150, 250, 300 इसका HCF। ठीक, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका HCF क्या होगा, 50 ही तो, 150, 250, 300 का HCF कितना आएगा, 50 ही तो आएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त हुए जाके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेली आप लोग 15 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं जाके देखो उसमें अर्थमेटिक एडवांस, मतलब ज़्यादातर इक्वल में ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और जो एडवांस के क्वेश्चन आएंगे जाके उसमें मैं आप लोग कॉन्सेप्ट ही हमेशा बताता हूँ। ठीक है, जिससे कि अगर उस टाइप का या वैसे आगे पीछे कोई क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सके जाके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए।